नमस्कार। JSERT KDG स्कूल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का वीडियो है और इसमें हम लोग भूगोल विषय पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी और इससे पूर्व इस पुस्तक का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में वीडियो 1 में महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, इस अध्याय का यह दूसरी वीडियो है और आइए देखते हैं कि हम लोग दूसरे वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जल मंडल के बारे में जानेंगे और जल मंडल के तहत ही महासागर आते हैं, तो महासागरों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद बच्चों वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अंत में जैव मंडल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं जल मंडल से। बच्चों, आपने पूर्व में जान लिया कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो जल होने के कारण नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वहां से जब वो अपने पृथ्वी को देखते हैं तो इन 71% इतने अधिक जल होने के कारण हमारा पृथ्वी नीला दिखता है। तो इन्हीं कारण से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बच्चों, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। कहने का मतलब इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल जो हम हैंडपंप से बाहर निकालते हैं, तथा वायुमंडल में जो जलवाष्प है, जो भाप है जिससे बारिश होता है, वे सभी जलमंडल है। बच्चों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का मतलब जो जितने भी पानी है उसका, ध्यान से समझिएगा, इसको 71% से नहीं जोड़िएगा। पृथ्वी पर जितने भी पानी है, जितना भी जल है, उसका 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यह इतना अधिक खारा होता है, माने नमकीन होता है कि यह शुद्ध किए बिना हम मनुष्यों के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बच्चों, जल का बहुत कम हिस्सा, बहुत कम भाग, लगभग 2.7% मतलब 3% से भी कम अलवण जल मतलब मीठा जल है और पीने के लायक है। इतना कम पानी उपयोगी है बच्चों, इसलिए पानी बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए, 71% भाग जल है पृथ्वी पर और जितने भी जल है उसका 97% महासागरों में है। तो आइए महासागरों के बारे में जानते हैं। बच्चों, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर बेसिन की गहराई सभी जगह सामान्य नहीं है, मतलब कहीं बहुत ज्यादा गहरा है, कहीं कम गहरा है। महासागरों की औसत गहराई 3688 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मारियाना गर्त है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पानी को तो अलग नहीं किया जा सकता है, तो सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। पहला है तरंगें। आप समुद्र देखने गए होंगे या आप फिल्मों में देखे होंगे या आप वीडियो में देखे होंगे, आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसमें तरंगें उठती है, लहरें उठती हैं, तो ये एक गति है। दूसरा ज्वार और भाटा है, जिसके बारे में आप विस्तार से पढ़िएगा। तथा महासागरीय धाराएं हैं जो कि इसमें नियमित रूप से बहती रहती है। तो इन 3 गतियों के कारण महासागर के जल गतिमान रहता है। आकार के आधार पर, साइज के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। ये याद रखिएगा कि 5 महासागर हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा
आर्कटिक या इसको उत्तरी हिम महासागर भी कहते हैं। पांचवा अंटार्कटिक या दक्षिणी हिम महासागर भी इसे कहते हैं। अब हम लोग इन्हीं महासागरों के बारे में एक एक कर विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर। बच्चों यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग अभी बताए थे मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो यह था बच्चों प्रशांत महासागर की जानकारी। अब दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। बच्चों इसका आकार मतलब अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, एस जैसा है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। बच्चों जल संधि के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह था बच्चों सामान्य ज्ञान। अब अगला है बच्चों हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। आप अनुमान लगाइए कि हिंद किस देश के नाम पर इसका नाम रखा गया होगा। सही समझा बच्चों आप लोगों ने। ये हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। बच्चों यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की तरह है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब अगला है बच्चों आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बच्चों अभी बताएं कि हम जल संधि किसे कहेंगे। एक संकरा जल का क्षेत्र जो दो महासागरों को जोड़ती है। तो यह बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। तो ये था बच्चों आर्कटिक महासागर की जानकारी। अब अंतिम है अंटार्कटिक महासागर। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला है। बच्चों यह स्वतंत्र महासागर ना होकर, मतलब यह अलग से कोई महासागर ना होकर अंध यानी कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार मात्र है, मतलब अंतिम छोर है, विस्तार है। तो ये था बच्चों महासागरों की जानकारी। अब चलिए वायुमंडल के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। बच्चों हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की परत से घिरी हुई है। बच्चों जानते हैं ये क्यों घिरी हुई है? आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही इन वायु को अपनी ओर खींचे रहती है। तो इस वायु को ही हम लोग, इस वायु के परत को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करती है, ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है एवं सूर्य से कुछ हानिकारक किरणें निकलती है जो कि पृथ्वी पर आ जाए तो हमें हानि होगी। उसका नाम है परावैंगनिक किरण। तो ऐसी किरणों को यह अवशोषित करती है, अपने में रोक लेती है और हमें इससे बचाती है। बच्चों जहां हम खड़े हैं धरातल पर, वहां से वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है ऊपर की ओर। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। यहाँ चित्र में भी आप ध्यान से देखिएगा कि ये कौन कौन से परत है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहला परत जिसमें हम सांस लेते हैं वो है क्षोभ मंडल।
और ये 20 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। उसके बाद है समताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। उसके बाद है मध्य मंडल, जो कि 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद है आयन मंडल, जो कि 690 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और उसके ऊपर आ जाता है बहिर्मंडल, जो कि अंतरिक्ष तक चला गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि 5 परतें कौन कौन है। क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। बच्चों, जहां हम रहते हैं वहां क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है। जैसे बादल बनते हैं, वर्षा होती है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, बिजली कड़कते हैं, तो ये सारी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क मतलब सूखा हुआ हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है बच्चों वायुमंडल में, और ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वह 21% है, तथा अन्य दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब मात्र 1% है। तो सबसे अधिक गैस कौन सा है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन पेड़ पौधों प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि सूर्य से जो किरणें आती है उसको सूर्यातप कहा जाता है। जो ऊर्जा आती है उसे सूर्यातप कहा जाता है। तो ये पृथ्वी से टकराकर फिर वापस जाने लगती है। तो अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो ये जो सूर्य का तापमान हमें चाहिए, जितने गर्मी की हमें आवश्यकता है, जितनी तापमान की आवश्यकता है, वो नहीं मिलती, ये लौट जाती। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही इसे अवशोषित कर लेती है, अपने में रोक लेती है। इस कारण हमारे पृथ्वी पर जितना तापमान हमें चाहिए जीने के लिए वो बना रहता है और हम जीवित हैं। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक जरूरी गैस है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने से इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तब ये हानिकारक हो जाती है। इसलिए प्रदूषण रोकना भी हम लोगों का कर्तव्य है। बच्चों, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है, ऊंचाई पर घटते जाता है। ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ही पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं उनको पर्वतारोही कहते हैं। तो पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लेकर जाना पड़ता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी कमी आती है। बच्चों, सामान्य ज्ञान एक है, सुन लीजिए। विश्व की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम पर्वतारोही का नाम तेंजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी था। तो इन दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। ये दो व्यक्ति ही सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। पहला तेंजिंग नोर्गे और दूसरा एडमंड हिलेरी। बच्चों, झारखंड की महिला जो अधिक उम्र में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, उनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये था बच्चों वायुमंडल की जानकारी। अब हम लोग जैव मंडल के बारे में समझते हैं। बच्चों, आपने स्थल मंडल के बारे में समझ लिया, जल मंडल के बारे में पढ़ा एवं अभी वायुमंडल के बारे में पढ़ा। तो स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहां जीवन मौजूद है, जैव मंडल कहलाता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो
सूक्ष्म जीवों से लेकर, जिसे हम आंख से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शियों से देख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी, जैसे समुद्र में व्हेल, स्थल में हाथी, ये पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे ऑक्सीजन बनाकर देते हैं, तो मनुष्य से ग्रहण करते हैं, है ना। मनुष्य को पानी चाहिए पीने के लिए, तो वो भी जैव मंडल से मिलता है। तो जैव मंडल के प्राणियों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जंतु जगत और दूसरा है पेड़ पौधों का पादप जगत। बच्चों, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल, कौन कौन से तीनों? स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आगे हम लोग जानेंगे। तो जानिए कि लकड़ी तथा खेती के लिए हम लोग वनों को काट रहे हैं, तो वन को अगर काट दिए तो इसका ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है और ये मिट्टी कटकर बह जाता है, वहां वो बंजर बन जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया है। इसलिए स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा जंगलों की कटाई को रोकना, आवश्यकता होने पर काटें, लेकिन उसके बदले एक पेड़ काटें तो 4 पेड़ लगाएं। इस तरह का आदत अपनाना होगा बच्चों, संतुलन बनाए रखना होगा, नहीं तो बहुत दिन तक जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं होगा। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि जैव मंडल हम लोग उस स्थान को कहते हैं जहां स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल मिलता है। तो ये चित्र भी आप देखिए कि घेरे के अंदर में आपको दिखलाया जा रहा है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिला है, तो वहां जैव मंडल है, वहां बस्ती, गांव, शहर बसे हुए हैं। तो यह जैव मंडल का चित्र है। तो बच्चों, ध्यान से आप पुस्तक पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा और खेलिएगा और खुश रहिएगा। बच्चों, यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अब तीसरी वीडियो में हम इसमें दिए गए अभ्यास का उदाहरण लेकर आएंगे। आप अगर पूर्व में ही उन प्रश्नों का हल कर लें तो आपको मजा आएगा अगली वीडियो देखने में। तो जरूर देखिएगा। धन्यवाद बच्चों।